हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे खासे होंगे और आप सबकी तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का पिछला पेपर। रियल क्वेश्चन पेपर होगा जो कि हुआ था, उसको आज हम सॉल्व करेंगे और पार्ट नंबर ये 41 है। और आप में से बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि पार्ट 1, 2, 3, 4 नहीं मिल रहे हैं इसके। तो क्योंकि जब हम पहले वीडियो बना रहे थे तो उसमें से एलपी टेक्नीशियन या कई सारे वीडियोस को हमने एक साथ ले लिया था, उसको भी पार्ट 1 कर दिया था। तो ग्रुप डी जो मिलेगा आपको, वहाँ से हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो जितने भी प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएंगी ग्रुप डी की, आप समझ जाना ग्रुप डी के उतने ही पेपर हैं, ठीक है। और पर डे हम इसके नए नए पार्ट्स जोड़ रहे हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। और वैसे ही एनटीपीसी की भी हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, एलपी टेक्नीशियन की भी बना दिया है। तो जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं आसानी से वहाँ से देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही वीडियोस प्रीवियस ईयर रेलवे की पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखो, आज का पहला क्वेश्चन रीजनिंग का ही है। इसके पहले हम करवा चुके थे, तो जहां से हमने पिछले पार्ट में छोड़ा था वहीं से आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। संजय दक्षिण पूर्व दिशा में जा रहा है, तो मान लो मैं बना लेता हूँ, ये दिशा है, ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम दिशा है, ठीक है। अब कह रहा है कि दक्षिण पूर्व में जा रहा है। दक्षिण पूर्व दोस्तों कौन सा होगा, ये होगा पूर्व और दक्षिण दोनों के बीच में इधर जा रहा होगा, ये वाली दिशा। अचानक वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ा। दाहिने का मतलब है इस तरफ मुड़ा होगा, 90 डिग्री इधर मुड़ गया। तो अब क्या कर रहा है, वो इस तरफ जा रहा है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये देखो दोस्तों, जा रहा होगा यहाँ पर। अब देखो 90 मुड़ा है, तो 90 का मतलब क्या हुआ, वो इस तरफ जा रहा होगा। ये 90 डिग्री ऐसे बनेगा, तो इस तरफ की दिशा कौन सी हो रही है, इस तरफ देखो, तो ये ऐसा कुछ आएगा इस तरफ से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर होना चाहिए था दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर चौथा, लेकिन यहाँ पर दिया गया था तीसरा। अब आपको क्या कहना है इस विषय में, इसमें जरूर बताना आपके हिसाब से ऑप्शन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या है कि ग्रुप डी में पूछा गया था, कई बार पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रूट 3 के निकटतम है, और रूट 3 का मान पूछ लिया था। तो ये होता है 14, 14, 21, 200, 356, ये याद रखना। अब देखो सब में सब कुछ सेम दिया था, लास्ट का केवल 4, 7, 6, 5 ऐसे दिया था। अब बताओ कौन याद करता है इतना बड़ा, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर होता है 14, 14, 21, 356। ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना, लास्ट में सम संख्या आती है 56। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा जा रहा है रीजनिंग का। दी गई श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो अगर ध्यान से देखोगे आप लोग, तो यहाँ पर देखो, इसमें ये ऊपर वाला कलर है और नीचे वाला कलर नहीं है। तो जिसमें कलर है वो हटा दिया गया है पार्ट। तो ठीक वैसे यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये हिस्सा बचेगा नीचे वाला, इस प्रकार से। तो कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी कि बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं बनता है। तो आवर्त सारणी में क्या से नहीं है, देखो हाइलोजन, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट होता है, लेकिन कैंसर जनक नहीं होता है, ये तो कोई इसका पार्ट ही नहीं है। तो हाइलोजन 17वां ग्रुप होता है, आप सब जानते होंगे। तो 17वां ग्रुप में कौन कौन से तत्व आते हैं, ये आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये करके आते हैं, ठीक है। और लेंथेनाइट जो होता है, लेंथेनाइट होता है, एक होता है एक्टेनाइट दोस्तों। तो जो लेंथेनाइट होता है उस वो 57 से लेकर के जो तत्व होते हैं 71 तक के आते हैं लेंथेनाइट में। और ठीक वैसे ही एक्टेनाइट में जो तत्व आते हैं वो आते हैं 89 से लेकर के 103 तक के आते हैं, ठीक है। याद रखना, ये कितने कितने हो गए, अब आप जोड़ के बताओ जरा। 57 से 71 कितने तत्व हुए इसमें, और 89 से 103 कितने तत्व हुए, ये आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है पौधों में साइटोकाइनिन होता है डैश, डैश होता है। तो कोशिका विभाजन में सहायक होता है, यानी कि साइटोकाइनिन का जो काम होता है वो होता है कोशिका विभाजन में काम आता है। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है, ठीक है। ये देखो हार्मोन से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन में देखो कह रहा है, तो ये क्वेश्चन हालांकि इग्नोर कर दिया गया था, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था। अगला क्वेश्चन है आसमान या भिन्न को चुने, यानी कि पहचाने, इनमें से जो अलग है उसको बताना है। तो देखो यहाँ पर ओडिसी नृत्य है, कथकली नृत्य है, भरतनाट्यम नृत्य है, लेकिन हिप हॉप ये नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है।
अगला क्वेश्चन में कहा जाए, इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, वह मेरिडियन क्या है, मेरिडियन क्या है जिस पर भारतीय मानक समय निर्धारित है। तो ये 82 और आधे, यानी कि कहने का मतलब है 82.5 डिग्री जो है पूर्व रेखा अक्षांश, इस पर स्थित है हमारे भारत का मानक समय जो निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा, इसका याद रखना। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है ये बताना है। तो पूर्ण वर्ग में देखो, सबसे पहले तो पूर्ण वर्ग में जो भी संख्याएं आएंगी और आपको पता नहीं चल पाएगा तो आप एक काम करना है, इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेना पूर्ण वर्ग के लिए। जैसे मान लो कि ये लिखा है 30 625 लिखा है, तो अब देखो इसमें से दो दो का पेयर बना लो, ऐसे ऐसे, और यहाँ पर ये एक सिंगल बच रहा है तो एक का पेयर हो जाएगा। अब आगे इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो। तो देखो 3 जो है वो किसके स्क्वायर के आसपास है, मैं कहूँगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो कि ज़्यादा होता है, तो मैं 1 का स्क्वायर मानता हूँ। तो जो यहाँ पर लिखोगे वो यहाँ पर लिखोगे, और जो यहाँ लिखोगे एक बार प्लस करके उसको भी लिखोगे। 1 गुणे 1 कर दो ये वाला, तो कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों को यहाँ पर जोड़ दो, 1 1 2 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2। अब देखो एक पेयर पूरा का पूरा हमें उतारना है, तो 0 6 हो गया। अब आप बताओ कि यहाँ पर हम क्या रखें, जैसे मान लो यहाँ पर हम 2 रखते हैं तो यहाँ पर भी हमें 2 रखना पड़ेगा, ऐसे करके चेक करना है। तो आप बताओ क्या रखा जाना चाहिए यहाँ पर, वहाँ के हिसाब से। यहाँ पर मैं रख देता हूँ 7 थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पर 7। तो देखो आगे 7 का गुणा कराएंगे इसमें से, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। ये कितना है, यहाँ पर देख रखा है 6 है दोस्तों, 0 6 पूरा लिखेंगे इसको। ठीक है, अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 सत्ते 49 आएगा, और 7 दूनी 14, 14 4 18 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 18। अब ऐसे करा करो, ठीक है, ऐसे चेक कर लो। अब देखो ऐसे करके करेंगे तो पूरा आप ऐसे चेक कर लेना जैसे मैंने बताया है पूरा। ये इसलिए मैं आगे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टाइम भी आपका जाएगा, और मैं केवल समझाना चाहता हूँ कि निकालते कैसे हैं पूर्ण वर्ग। तो आप ऐसे निकाल लेना, चेक कर लेना, दोबारा कभी पेपर में आए। अब मैं इसको वेरीफाई करके बता देता हूँ कि यही आंसर क्यों सही है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया रहा था ना कि पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग क्या है, ये पूर्ण वर्ग मिल जाएगा आगे अगर आप ज़्यादा सॉल्व करेंगे। चलो मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर मैंने 5 रख दिया है और यहाँ पर भी 5 रख दिया है, तो ये 5 का गुणा 345 में अगर कराएंगे तो 17 25 आ जाएगा, यानी कि पूरा पूरा लास्ट में कट जाएगा। तो कट जाएगा तो कितना है, 175, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो 175 का पूर्ण वर्ग है। समझ गए, तो 175 का वर्ग आप करेंगे तो यही मिलेगा आपको। तो वैसे करके आप सारे चेक कर लेना। मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, ये वाला नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो आप भी इसको चेक करना ये वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिसके लास्ट में शेषफल कुछ भी ना बचे वो होता है पूर्ण वर्ग, और जिसमें शेषफल बच जाए न कटे आगे तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसमें शेषफल बच जाएगा। तो ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को ले लूंगा, मैं स्क्रीनशॉट भी आपके सामने ले लेता हूँ। ठीक है, आगे देखो मैंने आपको समझा दिया वैसे करना। देखो ये क्वेश्चन है, प्योंगयांग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया था। तो ये किया गया था दक्षिण कोरिया में। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं ऐसे करके, लेकिन अब बहुत कम ही चांसेस है इसका पूछने के लिए। तो अब 2022 के लिए याद रखना, ठीक है, एक बार देख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है, अगला है, इस पे कहा जा रहा है क्वेश्चन पे कि PbO प्लस HCl गिव्स PbCl2 प्लस H2O समीकरण का पर ध्यान दे। ध्यान दे मतलब कि उक्त समीकरण, यानी कि ये जो समीकरण लिखा हुआ है उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के डैश मोल्स की आवश्यकता है। तो आप जरा ध्यान से देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। अब देखो HCl की बात हो रही है। HCl यहाँ पर कितना है, एक ही HCl है, और HCl यहाँ पर Cl2 दिया है, और Cl यहाँ पर एक है, यहाँ Cl 2 है। तो इसका मतलब कि हमें दो, अगर हम 2 यहाँ पर लिख देते हैं तो 2H हो जाएंगे और Cl2 2 हो जाएंगे। तो Cl2 तो 2 हो गए, और H2 तो देखो H2 दिया है, तो बस संतुलित हो जाएगा। तो अगर हम 2 लिख देते हैं बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है A 20 दिनों में अकेले काम के एक भाग को कर सकता है, जबकि B को इसे खुद से करने में 16 दिन लगते हैं। C के साथ मिलकर काम करने में इन्हें 8 दिन लगते हैं। यदि C और D 60 दिनों में काम कर सकते हैं तो D को खुद से पूरा करने के लिए, यानी कि अकेला जो D काम करेगा वो इसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा। तो चलो इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मान लिया हमने
कि एक है, ए जो है वो करता है 20 दिनों में और बी करता है, यहाँ पर जो बी दिया है वो करता है 16 दिनों में, और सी के साथ मिल जाते हैं। तो सी के साथ कौन मिलेगा, ए और बी। तो हम कहेंगे ए प्लस बी, और सी भी तो रहेगा, 3 लोग मिल जाएंगे तो इसको 8 दिन में कर लेंगे। सी और डी 60 दिन में कर सकते हैं, तो सी प्लस का डी और ये 60 दिनों में कर सकते हैं। अब इनका एलसीएम लोगे तो आएगा 240। अब इससे भाग दे दो, 240 का भाग दे 240 से काटेंगे इसको, 240 को काटेंगे 20 से तो आएगा 0 और ये आएगा 12। ठीक है, 16 ये आएगा, 16 एक कम 16 हो जाएगा, और ये बचेगा कितना 8, 16 85 यानी कि 15 आएगा। यहाँ पर देखो 8 त्रिक 24 ये आ जाएगा 30, और यहाँ पर 6 चौक 24 यानी कि 4 आ जाएगा। समझ गए आप। अब आगे देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर क्षमता सभी की आ गई, ए की क्षमता 12 है और बी की क्षमता है कितनी 15, और तीनों की क्षमता 30 है। तो आप जरा बताओ कि इन तीनों की, दोनों की ए और बी की तो हो गई 12 और 15, जो कि इसमें इंक्लूड होगी 30 में, तो सी की क्षमता कितनी बचेगी। तो सी की क्षमता अकेले अगर हम निकालेंगे तो सी की क्षमता बचेगी यहाँ पर 3, और सी की क्षमता अगर 3 है तो डी की क्षमता कितनी हो जाएगी भाई, दो, सी और डी की 4 है तो सी की 3 अलग से हमने निकाली है यहाँ से, तो डी की क्षमता हो जाएगी 1। ठीक है, इतनी। अब कह क्या रहा है क्वेश्चन में कि डी को खुद से काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो डी की क्षमता है 1, और 1 दिन में एक काम करेगा, 240 काम को 1 से भाग दे दो, तो यहाँ पर कितने दिन लगेंगे 240 ही सही उत्तर हमारा आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर तीसरा वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन देखो घुमा करके दिया था और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगा। तो देखो सबसे पहले आप ये याद रखा करो कि लास्ट में देखो अगर जितने भी अंक होते हैं उसका पेयर बनाया करो। लास्ट का 25 है तो 25 5 का होता है, और 64 8 का होता है, वही 36 6 का होता है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि लास्ट में जिसका स्क्वायर हो बन रहा हो वो आंसर सही होता है, यानी कि वो पूर्ण वर्ग होता है। अब कह रहे हैं संख्या का वर्गमूल जो आएगा यानी कि जो आंसर आएगा एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या का मतलब है कि कंप्लीट नंबर नहीं आएगा, वो रूट के अंदर आएगा ऐसे करके। तो मैं पहले ही वाले को चेक करके दिखा देता हूँ आपको, 42 35 को। ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ, 42 35 लिखा हुआ है तो इसको मैं कर देता हूँ 42 और 35। फिर वही देखो पेयर बना लो ऐसे, ताकि आप ऐसा भाग विधि से आप किया करिए तो जल्दी आएगा। अब देखो यहाँ पर हम क्या रखें कि 42 के आसपास स्क्वायर हो, तो अगर हम 7 रखते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 7 7 49 होता है, तो उससे कम रखेंगे 6, और यहाँ पर भी 6, जो 6 रखो उतना ही जोड़ दो, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 लिख दो आप। अब 6 6 हो जाएगा 12, और 36 12 में से 6 गया तो 6 आएगा, और 3 में 3 तो 0 ही। अब नीचे ये जो पेयर है ना 35, तो ये भी लिख लो आप 35। अब बताओ आप यहाँ पर हम क्या रखें कि पूरा का पूरा इससे कट जाए 635 हो जाए। तो देखो अगर हम यहाँ पर 5 रख देते हैं 5, और यहाँ पर भी रखेंगे 5, ठीक है, यहाँ पर भी 5 आएगा। अब 5 का जो गुणा है वो 125 में आप करा दो तो 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 12, और 5 से कम 5 1 6 हो जाएगा, ये आएगा 625। और कितना बचेगा, ये बचेगा शेषफल 10। तो क्या ये 10 कटेगा, अब नहीं कट पाएगा, तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है 65 में से। तो जबकि अगर हम 35 में से 10 हटा देते थोड़ी देर के लिए, अगर ये 4225 होता तो ये पूर्ण वर्ग बन जाता। ठीक है, किसका बनता 65 का बनता, लेकिन यहाँ पर 42 35 दे के रखा है, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा, ये अपरिमेय संख्या में आ जाएगा। तो समझ गए आप, तो शेषफल ना बचता तो सही हो जाता, तो बस इस वजह से यहाँ पर सही उत्तर पहला ही हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार आया था और ये पूछा भी गया था बार बार रिपीट होकर के, तो हर चौथे पांचवें सेट में ही आ रहा था क्वेश्चन। कह रहा है इसमें एक आयताकार हॉल को साफ कर रहा है कौन, ए नाम का कोई व्यक्ति है, आयताकार हॉल है उसको साफ कर रहा है, जिसका प्रवेश द्वार पूर्व में है। कमरे में प्रवेश करने के बाद ए अपनी बाईं ओर सफाई शुरू करता है एक स्ट्रोक पर, यानी कि एक ही बार में एज के साथ एक झाड़ू के साथ 180 डिग्री का कोण बनाता है। अब झाड़ू कौन सी दिशा में है, तो देखो इसको पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि एक आयताकार है कोई ऐसे करके, अब इसका बाद इसका प्रवेश द्वार अगर हम इसको उत्तर मान लें, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व, और ये हो जाएगा पश्चिम। ठीक है, अब देखो पूर्व की तरफ इसका प्रवेश द्वार है, मतलब ये मान लो थोड़ी देर के लिए। अब वो आया होगा जो ए है वो ऐसे आया होगा,
आने के बाद कह रहा है, अब क्या हुआ, अपनी बाईं ओर सफाई शुरू करता है। बाईं ओर का मतलब है कि इस तरफ से ऐसे ऐसे झाड़ू मार रहा है। इसके बाद एक स्ट्रोक का मतलब एक बार में झाड़ू उसने पकड़ा और ऐसे किया, ठीक है। अब ऐसे करेगा मतलब उसका मुंह पहले इधर था, अब मुंह घूम करके किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। 180 डिग्री कोण बनाता है। अब झाड़ू की दिशा कौन सी है, तो झाड़ू अब इस तरफ ही तो होगी भाई, 180 ऐसे ही तो कर रहा है, तो इस तरफ होगी। और ये दिशा कौन सी है, ये है उत्तर। तो बस सही उत्तर हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज और गति 380 मीटर पर सेकंड है। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेग बराबर v बराबर n यानी कि आवृत्ति और लैम्डा। अब देखो v यानी कि वेग कितना है 380, हमेशा इसको आप मीटर पर सेकंड में ही रखना, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दे के रखा है तो लिख देता हूं मैं इसको 380 बराबर आवृत्ति 840, तो हो जाएगा 840 इंटू में ये लैम्डा हमें बताना है, तरंग दैर्ध्य को हम लैम्डा बोलेंगे, तो ये निकालना है। अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी है तो आ जाएगा लैम्डा बराबर 380 बटे में 840। अब इसको 0 0 काट दो और आगे काट दो तो 19 दूनी 38 होता है, और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4 यानी कि 19 बटे 42 आएगा। इसको और आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ घुमा करके इस तरफ, वैसे मैं पूरा हटा देता हूँ, 19 बटे 42 लिख देता हूँ दोबारा से। तो ये लिखा है 19 बटे में 42। अब देखो एक बार में तो जाएगा नहीं कि छोटी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे 0 पॉइंट, तो यहाँ पर आएगा 0। अब देखो कितनी बार में जाएगा, तो 42 का गुणा अगर हम 4 बार में कराते हैं तो 42 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168, तो 4 बार जाएगा और 190 था 168 तक पहुंचे, तो बचेगा कितना, ये बचेगा 22, तो 22 हो गया। अब देखो 22 बटे 42 अभी भी नहीं जाएगा, तो हम फिर से क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे क्योंकि पॉइंट हम लगा चुके हैं। जब एक जीरो बढ़ाएंगे और ये 42 से भाग देंगे इसको, तो ये 5 बार में जाएगा। तो गुणे 5 अगर करके देखते हैं तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21 यानी कि 210, ये था 220, तो पहुंचेंगे 5 बार में, ठीक है। तो 10 बचेगा शेष। अब हमें 2 डिजिट तक ही निकालना है, तो बस पता चल गया हमको, तो सही कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, अब आपको जैसे मैंने बताया 0.4 आपको पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पता चल गया ना कि पॉइंट में आंसर आएगा। अब देखो ऑप्शन के हिसाब से किसी में पॉइंट नहीं दिया था, पहले नंबर पे 0 पॉइंट कहाँ दिया था स्टार्टिंग में, केवल यही था तीसरा वाला। तो बस यहीं से आपको दिमाग लगा लेना था कि एक बार जब जो भी पहली बार जाएगा वो 0 पॉइंट से ही शुरुआत होगी, तो बस तीसरा सही करके आप चले आते हैं आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रीजनिंग का, और कहा जा रहा है इसमें कि श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करिए, ठीक है ज्ञात करते हैं। तो देखो KLMN तो क्या आएगा, O आएगा क्योंकि एक साथ ही दो के रखा है। B के बाद देखो CD एक का गैप कर दिया है, और D के बाद देखो EF दो का गैप कर दिया है, मतलब यहाँ पर एक का गैप, यहाँ पर दो का गैप, और यहाँ पर 3 का होना चाहिए। फिर G के बाद देखो HIJ 3 का गैप है, J के बाद 3 का गैप। अब मतलब जो भी आएगा वो 4 के गैप पे आएगा, 4 के गैप पे। तो देखो K के बाद क्या आता है LMNO, अब आएगा यहाँ पर P, तो बस P रख दो, तो OP सही उत्तर हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, ये तीसरा सही उत्तर हो जाएगा, OP यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा यानी कि BPL बिलो पॉवर्टी लेवल, ठीक है, लिमिट के नीचे का प्रतिशत क्या है। तो 2011 की जनगणना, क्योंकि अभी 2011 की ही जनगणना चल रही है, तो जो भी आंकड़े आपके पास हैं वो 11 के ही याद करने हैं, वही सही माने जाएंगे, भले ही कुछ हो गया हो अब, लेकिन 11 के ही मानना है, ठीक है। तो वो BPL रेखा वाले जो लोग हैं वो हैं 22%, ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हालांकि कहा जा रहा था इसमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वर्गमूल पूछ लिया, तो आपने एक बात ध्यान दिया यहाँ पर कि जो ग्रुप डी है, ग्रुप डी का ही तो पेपर कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर वर्गमूल और छोटी छोटी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं जिनको हम ध्यान में रखते हैं। तो कह रहा है इसका वर्गमूल क्या होगा, तो देखो मैं निकाल के बता देता हूँ आपको वर्गमूल, ठीक वैसे ही बार बार निकाल कर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको भाग विधि आना ही आना चाहिए, याद हो जाए। तो ये लिखा है 21 316, अब पीछे से पेयर बनाओ, ये दो दो के ये, और एक सिंगल बचा तो इसको अकेला कर दो। अब आगे देखो यहाँ से करेंगे,
अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, जबकि 2 का 4 ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए 1 ही रखते हैं। 1 यहाँ पर, 1 यहाँ और यहाँ भी 1, तो बस 2 हो गया ये, और इसको घटा दो 2 में से 1 तो 1, ये बचेगा 13। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखो, अब अगर हम यहाँ पर 4 रख देते हैं और यहाँ पर भी 4 रख देते हैं तो यहाँ पर भी 4 आएगा। तो देखो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 5 रखते तो 125 हो जाता, जो कि 113 से ज़्यादा था, तो यहाँ पर हमने 4 रखा है। अब आगे देखो, ये 4 4 हो जाएगा 8, यहाँ पर 2, और इसमें देखो 13 में से 3 में से 6 तो जाएगा नहीं, तो 13 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 6 13, यानी कि 7 हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 0 0 आएगा, तो इधर 10 में से 9 गया तो 1 17 बचेगा। बात इतनी समझ गए, यानी कि 14 आएगा। अब आपको आगे करने की आवश्यकता नहीं कि हम 16 इसको लेकर के आए, क्यों, क्योंकि 14 आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पर आगे तो अक्षर आएगा ना कोई ना कोई, तो यहाँ पर देखो 14 स्टार्टिंग में कहाँ लिखा है, इसी में लिखा हुआ 14, इसमें 13 है, 15 है और 13 है, तो बस ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आप स्मार्ट तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो भाग विधि आपको आना ही चाहिए, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कथन और निष्कर्ष का है, तो आपका टाइम बचाने के लिए हम डायरेक्ट कथन पे आते हैं। तो कथन में कहा जा रहा है कोई भी जॉकी एस नहीं है, तो जब ऐसा कह दिया जाए कोई भी, तो कोई भी से आप समझ जाना कि जो भी हम सर्कल बनाएंगे वो टच नहीं होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। तो एक ऐसा सर्कल बना लिया मैंने, एक ऐसा बना लिया सर्कल। अब कह रहा है कोई भी जॉकी, तो जॉकी को जे मान लो, एस नहीं है तो एस को मैं ए मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब अगला कह रहा है कोई भी एस क्वीन नहीं है, तो मान लिया मैंने कि ये हो जाएगा इसको अलग करता हूँ क्वीन, तो ये क्वीन को मैं लिख देता हूँ क्यू। ठीक है, अब क्या करें, निष्कर्ष हम क्या निकाल सकते हैं, ये तो फिगर हमने बना लिया इसको देख करके कथन को। अब कह रहा है कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है, तो कोई भी जॉकी क्वीन नहीं मतलब कोई भी जे वाला के में सम्मिलित नहीं है, क्वीन यानी कि जे वाला के में क्यू में नहीं आ रहा है, तो इसमें देखो जे वाला क्यू में नहीं आ रहा, मान लिया थोड़ी देर के लिए मान लिया। कह रहा है सभी क्वीन, तो सभी वर्ड का मतलब होता है कोई भी सर्कल किसी के अंदर हो तब सभी वर्ड आता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। अब बात इसकी करते हैं जिसमें डाउट है, कोई भी जॉकी क्वीन नहीं है, जबकि यहाँ पर कह रहा था कोई भी एस क्वीन नहीं है, यानी कि ए वाला क्यू में टच नहीं होना चाहिए था, ये कंडीशन दिया था। तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि इसको हम ऐसे बना देते, क्योंकि यहाँ पर हमारी कंडीशन फॉलो तो तब भी हो रही थी ना, कह रहा था इसमें से कोई भी एस क्वीन नहीं, तो ए वाला क्यू में टच तो ऐसे भी ना होता, लेकिन जे क्यू हो जाता कि नहीं हो जाता। तो यहाँ पर जब कभी दो दो फिगर बन रहे हों, ऐसा भी बन रहा हो और ऐसा भी बन रहा हो, तो हमेशा उसको हम गलत ही मानते हैं, तो ये भी गलत और दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा, यानी कि ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है। समझ गए होंगे दोस्तों, तो अब आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन चूड़ प्रवाड़ यानी कि मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। अब देखो अगर मोलस्का न लिखा होता तो आप ये समझ भी ना पाते, चूड़ प्रवाड़। ठीक है, तो मोलस्का संघ से संबंधित कौन सा नहीं है, ये एंटीडोन जो है ये संबंधित नहीं है, जबकि घोंघा, कैटन और ऑक्टोपस ये मोलस्का में ही आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, और इसके आगे वाला पार्ट आपको देखना है तो इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, अगला पार्ट के नाम से आप क्लिक करना, डायरेक्ट इसके आगे वाले देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पीछे वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है रेलवे ग्रुप डी का, एनटीपीसी भी अलग से प्लेलिस्ट है, और साथ ही एएलपी और टेक्नीशियन के जो प्रीवियस पेपर हैं उसके भी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो जो भी आप देखना चाहते हैं सारे देख सकते हैं। अब ग्रुप डी में कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर अगर हो सकता है कि पार्ट 1 2 3 से ना मिले तो भी कंफ्यूज ना होना, ठीक है। तो उस प्लेलिस्ट में जितने मिल जाएंगे समझ जाओ उतने क्वेश्चन पेपर हमने अब तक करवाए हैं, और आगे हम उसी में ऐड करते जाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, और उम्मीद है दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और नहीं किया है तो रिक्वेस्ट भी है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रेलवे संबंधित पिछले वर्ष के सारे पेपर आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो जितने भी पेपर हैं वो सारे करवाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप आसानी से इसको देख सकें। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।